नमस्कार। डीडी बिहार के सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। दर्शकों, चलिए अब आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। अब खबर विस्तार से। गर्मा लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन से बेहतर उपज और अधिक मुनाफा। गर्मी के मौसम के लिए मल्चिंग तकनीक अपनाकर पानी की बचत और बेहतर उत्पादन एक साथ। कम लागत में अधिक मुनाफा के लिए औषधीय पौधे की खेती है बेहतर विकल्प। पिछले दिनों राजधानी पटना के कृषि भवन में बिहार कृषि विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था राज्य में जैविक उत्पादन की समस्याएं, संभावनाएं एवं समाधान। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि रासायनिक तरीकों से उगाए गए अनाज, फल और सब्जियों के माध्यम से धीरे धीरे जहर खा रहे हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कार्यशाला में कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव और अपर सचिव कल्पना कुमारी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में किसान और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये फार्मर आईडी जो बन जाएगा तो इससे हम सभी किसानों को बहुत भविष्य में फायदा होगा, क्योंकि समय पर खाद बीज का जो किल्लत होता है तो जो भी हम लोग सही किसान रहेंगे उन्हीं को इसके सहारे मिलेगा। जो बिचौलिए का काम करता है, वो खाद का लेकर के मार्केट में दुरुपयोग करवाता है, वो सब वंचित हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम है। इस मौसम में सब्जियां, खासकर करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जैसी लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट व्याधियों का आक्रमण होता है। किसान भाई सब्जी की फसल को कीट व्याधियों से बचाकर अच्छा उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। गर्मा मौसम में उत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। खेतों में करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ और कद्दू की फसल बढ़वार की अवस्था में है। इस समय फल की सही देखभाल नहीं की गई तो कीटों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। लतर वाली सब्जियों में रस सूचक कीट और अन्य हानिकारक कीट तेजी से फैलते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है और बढ़वार रुक जाती है। ऐसे में समय पर कीट प्रबंधन बेहद ही जरूरी है। किसान भाई फसल को सुरक्षित रखने के लिए अनुशंसित मात्रा में इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में खेती में नमी बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। दरअसल मल्चिंग तकनीक आधुनिक कृषि की ऐसी विधि है जो न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पानी की बचत, मिट्टी के संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती है। मल्चिंग तकनीक में मिट्टी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम सामग्री की एक परत बिछाई जाती है। इसे मल्व कहा जाता है। यह परत मिट्टी को ढककर कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि मिट्टी में नमी बनाए रखना, तापमान को नियंत्रित करना और खरपतवार को उगने से रोकना। मल्चिंग से मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पौधे अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रहते हैं। यह विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी है। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे औषधीय पौधों की खेती की। औषधीय पौधों की खेती आज किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनती जा रही है। कम लागत और अधिक मुनाफा इसकी सबसे बड़ी खासियत है। किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ साथ तुलसी, स्टीविया और मेंथा जैसे औषधीय पौधों की खेती कर अपनी आमदनी में अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती आज किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के कारण किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ इस ओर भी रुख कर रहे हैं। तुलसी, स्टीविया और मेंथा जैसे औषधीय पौधों की बाजार में लगातार बढ़ती मांग किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। इनकी खेती में यदि उन्नत प्रभेद अपनाए जाए तो उत्पादन और मुनाफा दोनों में वृद्धि संभव है।
तुलसी के लिए राम तुलसी और श्री तुलसी, स्टीविया के लिए SRB 123 और मधुवन तथा मेंथा के लिए कोसी और सक्षम जैसे उन्नत प्रभेद अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। खेती में मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन आज की खेती स्मार्ट भी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसा कृषि यंत्र कल्टीवेटर की जो खेत की जुताई से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक हर काम में किसानों का भरोसेमंद साथी बन गया है। ट्रैक्टर से जुड़कर काम करने वाला यह यंत्र मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है और फसल का उत्पादन भी बेहतर होता है। पारंपरिक हल की तुलना में यह तेज, कारगर और कम मेहनत वाला साधन है। सरकार की विभिन्न योजनाएं आज किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सफलता की इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम गोविंदपुर, जिला पटना के प्रगतिशील युवा किसान दिलीप कुमार, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर मत्स्य पालन को अपनी आय का सशक्त माध्यम बनाया है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना की थोक अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं एवं चावल के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर बासमती चावल 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। आसमान में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी की नमी को संरक्षित रखने के लिए फसल अवशेषों या पुआल से मल्चिंग करें। तो अभी आपने कृषि समाचार के अंतर्गत सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव तथा मौसम का हाल जाना। तो चलिए अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर। जी हाँ, इस दूसरे पड़ाव पर जब आज हम हैं तो वहाँ किसान भाइयों को हर अंक में इस बात की उम्मीद रहती है कि किसी न किसी खास विषय पर उनको हम विशेष जानकारी मुहैया कराते हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है धान की खेती में जीवाणु खाद का प्रयोग। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि धान की खेती में खासकर जीवाणु खाद का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए। तो आज इसी विषय पर हमने विशेष बातचीत की। एक हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे, वो हैं डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं ARI पटना में। तो चलिए दिखाते हैं कि उनसे इस विषय पर हमने क्या बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जीवाणु खाद का धान की खेती में प्रयोग। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि अनुसंधान संस्थान
पटना की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी। डॉक्टर निखत, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल यह है कि जीवाणु खाद होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से हरित क्रांति आई है, हमने रासायनिक उर्वरक खासकर यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश का अंधाधुंध प्रयोग किया है। साथ ही साथ जो हमारे पौधों पर बीमारियां, कीड़े लगते हैं, उसके लिए कीटनाशक दवाओं और फफूंदनाशक का भी बहुत प्रयोग किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज हम फसल उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं, निर्यातक भी हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति बहुत प्रभावित हुई है। उसकी उर्वरा शक्ति दिन ब दिन घटती चली जा रही है। इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी भी फसल या पौधे के संपूर्ण वृद्धि विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सभी 17 पोषक तत्व मिट्टी में समुचित और संतुलित मात्रा में उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी खेती का तरीका है, जिसमें सिर्फ हमने यूरिया, डीएपी और पोटाश दिया है, न गोबर की खाद, न वर्मी कंपोस्ट या अन्य किसी पोषक तत्वों को नहीं शामिल किया है, इससे हमारे मिट्टी में जो है पोषक तत्वों के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी की अधिकता हो गई है, किसी की कमी हो गई है। बहुत सी जगह मिट्टी जांच से पता चलता है कि कहीं सल्फर की कमी है, कहीं जस्ते की कमी है। तो इस तरह से पोषक तत्वों के बीच असंतुलन की स्थिति हो गई है। उसके साथ ही साथ जो मिट्टी की भौतिक दशा है, मिट्टी की संरचना, उसमें जल धारण करने की क्षमता, उसमें वायु संचार, ये सारे उनके गुण भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मिट्टी का पीएच जो उदासीन बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी खेती के तरीके से कहीं ना कहीं वो भी आज समस्याग्रस्त हो चुका है। कहीं की मिट्टी अम्लीय हो गई है, कहीं की क्षारीय हो गई है। इसके साथ साथ मिट्टी में बहुत से जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव हमें आंखों से दिखते हैं जैसे केंचुआ वगैरह, और कुछ हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और जितने भी मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, उसमें कुछ ही जो है वो हानिकारक हैं। ज़्यादातर पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। फ़ायदेमंद इस तरह से हैं कि उसमें से कुछ वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं और कुछ जो मिट्टी में जो फास्फोरस और घुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या, ऐसे सूक्ष्म जीवों की संख्या कीटनाशक दवाओं, फफूंदनाशक के इस्तेमाल और जैविक फफूंदनाशक दवाओं और केमिकल फर्टिलाइज़र, खासकर यूरिया, डीएपी और पोटाश के इस्तेमाल के कारण इन सूक्ष्म जीवों की संख्या मिट्टी में काफ़ी कम हो गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो हमारी ख़राब होती चली जा रही है, ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है। तो ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि हम ऐसे खेती करें ताकि हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को अन्य विकल्पों द्वारा कम करें। उन्हीं विकल्पों में से एक बहुत अच्छा विकल्प है जीवाणु खाद। तो जीवाणु खाद जो हमने बताया कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, पौधों में फास्फोरस को घुलनशील बनाकर उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिनकी संख्या मिट्टी में कम होती जा रही है। इन जीवाणुओं को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में इनकी संख्या को बढ़ाई जाती है और उसे उपलब्ध चारकोल वगैरह में मिलाकर कल्चर के रूप में पैकेट बनाया जाता है और इस कल्चर से हम पौधों के बीज, बिचड़ों या भूमि को हम उपचारित करते हैं। कहने का मतलब उनको हम टीका लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक ये जीवाणु जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है पौधों के लिए, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करें, फास्फोरस को घुलनशील बनाने का काम करें। इन्हें हम जीवाणु खाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं धान की खेती की। जब धान की खेती में मैम कौन कौन से जीवाणु खाद का प्रयोग होता है और वो कार्य कैसे करता है? धान की खेती के लिए मुख्य रूप से एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पाइरिलम, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया पीएसबी, फॉस्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा वैम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी ये पानी की उपलब्ध रहने पर ही ये ग्रो करते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो ये इनका ग्रोथ नहीं होता है। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि धान की फसल में हम खड़े पानी में ही धान को उगाते हैं, तो धान की फसल के लिए एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है। एजोला जो है वो एक फर्न है, जलीय फर्न है और उसकी निचली पत्ती पर एनाबिना रहता है। तो एजोला एनाबिना जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। तो इससे हमारे खेतों में धान की फसल में जब हम इसको डालते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिर होता है। साथ ही साथ जब हम फसल ले लेते हैं
और तो ये सारा अजोला जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बायोमास, जो समझ लीजिए एक तरह से प्राकृतिक खाद मिट्टी में देने का काम करता है, जिससे न सिर्फ मिट्टी की जैविक गुण, रासायनिक गुण, बल्कि भौतिक गुण में भी सुधार होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम काई के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत अच्छा जैव उर्वरक है और पानी में ही ये ग्रो करता है, इसलिए इसे भी हम धान की खेती में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है और साथ ही साथ फसल के लेने के बाद यह भी अच्छी खासी मात्रा में बायोमास मिट्टी के अंदर डालता है। एजोस्पाइरिलम जो है ये एक सहयोगी जीवाणु है जो जड़ों के आसपास रहता है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। इसके साथ साथ यह ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, वृद्धि कारक हार्मोन्स को स्राव करता है। साथ ही साथ ये बहुत से और विटामिन को प्रोवाइड कराता है और ये रूट ग्रोथ में, जड़ों के विकास में बहुत सहायक है। पौधों को जो एडवर्स कंडीशन होता है, सैलिनिटी, लवणीय स्थिति में या ड्रॉट की स्थिति में, जब सुखाड़ होता है तो उस स्थिति में भी ये सहन शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से हम जब एजोस्पाइरिलम का इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी कारणों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है और उसकी उत्पादन बढ़ जाती है। बीज उपचार के लिए एजोस्पाइरिलम का 750 ग्राम और फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक का 750 ग्राम पर्याप्त होता है। सबसे पहले जो पैकेट हमारा आता है वो 200 ग्राम का पैकेट होता है। उसके लिए हम 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और 1 लीटर पानी में उस गुड़ को घोल लेते हैं और उसे चूल्हे पर चढ़ाकर थोड़ा गर्म करते हैं ताकि वो जो गुड़ और पानी का घोल है वो थोड़ा सा लसलसा हो जाए, ताकि जब हम कल्चर को उसमें डालें तो वो बीजों पर अच्छी तरह से चिपक जाए। गुड़ और पानी के घोल को जब गर्म कर लेते हैं वो घुल जाता है और थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, तो उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना चाहिए। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसमें एजोस्पाइरिलम जो 200 ग्राम है एक पैकेट में और फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक जिसमें भी 200 ग्राम है, इन दोनों पैकेट को अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि पूरे समरूप रूप से वो घोल में मिल जाए। और अब 10 किलो के करीब जो धान का बीज है उस पर हम इस तरह से मिलाते हैं कि हर बीज पर वो लसलसा पदार्थ लग जाए, यानी कि हर बीज को टीका लग जाए। और इस तरह से तब उन बीजों को हम छांव में सुखाते हैं और सुखाने के बाद तत्काल उनको लगा देते हैं। ध्यान रहे कि 24 घंटा से ज़्यादा उनको नहीं रखना चाहिए, उपचारित करने के 24 घंटे के अंदर ही उनको लगाना चाहिए। और यदि किसान भाई कीटनाशक, फफूंदनाशक वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें, उसके बाद कीटनाशक का इस्तेमाल करें और कम से कम 24 घंटे के बाद ही बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। और इस तरह से किसान भाई इनका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी मिट्टी को उर्वरा शक्ति बनाए रखते हुए और अपने आर्थिक लाभ बना सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि जीवाणु खाद क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किसान भाइयों को इसके क्या लाभ हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे कार्यक्रम पे आई और दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ से जो विशेष बातचीत हमने की है वो आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध हुई होगी। तो चलिए अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे एक शॉर्ट फिल्म जो कि सरकार की योजनाओं पर आधारित है। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में
ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस अंक के माध्यम से तमाम जानकारियां आप तक पहुंची होंगी। खासकर जिस विषय पर हमने आज विशेष बातचीत की है कि धान की खेती में जीवाणु खाद का प्रयोग किस तरह से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। हमें आप पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और अगले फिर एपिसोड में किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर से जानकारी लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तो चलिए, अब विदा लेने का वक्त है, हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।